लाइफ प्रोसेस चैप्टर 5 है साइंस के अंदर क्लास 10th में। सो इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले लाइफ प्रोसेस होता है क्या, ये इंट्रो है, ठीक है। तो फिर जो टॉपिक्स हैं वो कितने हैं ये देख लो। सबसे पहले कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज नहीं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, इधर एस लगाना था। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, क्योंकि लाइफ प्रोसेस अपन देखेंगे तो ऐसी सारी की सारी प्रोसेसेस जो लाइफ यानी हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं वो सब लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे। न्यूट्रिशंस दो तरीके का होता है कि जो खुद पे डिपेंड रहें, जो दूसरों पे डिपेंड रहें। तो एट्रोटॉपिक हेट्रोटॉपिक पढ़ेंगे। फिर एग्जाम्पल के लिए अपन पढ़ लेंगे कि ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो कैसे करते हैं, जो यूनिसेलर होते हैं मतलब जिनके अंदर एक सेल होती है, जो मल्टी सेलर अपन जैसे होते हैं उनके अंदर कैसे होंगे, ये कुछ हम पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस का लेना तो ब्रीथिंग कहलाता है, लेकिन जब ये हमारे मतलब कि लंग्स से हमारी सेल्स में जाती है तो सेल के अंदर जो होता है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हम ह्यूमंस में देख लेंगे और प्लांट्स में देख लेंगे। फिर एक्सक्रिएशन जो शरीर से बाहर निकालना होता है वेस्ट हमारे शरीर का, मतलब कि जो भी वेस्टेज है उसको देखेंगे हम ह्यूमंस में प्लांट्स में। तो यही पढ़ना है। चलो सो एक एक करके ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस इज लाइफ प्रोसेस essential processes that keep एन ऑर्गेनिज्म अलाइव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो एल भी ना लिखो, लेकिन अलाइव करने के लिए कि यानी हमारे जिंदा रहने, ऑर्गेनिज्म मतलब हम सबको जिंदा रखने के लिए जो प्रोसेसेस जरूरी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन हो गया यानी खाना खाना हो गया जिससे हमें एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एक्सक्रेशन हो गया। अभी इस पार्ट में, इस वीडियो में, इस चैप्टर को मैंने 4 वीडियो के पार्ट में बनाया है। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाने को अपने अंदर लेके जाना और कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जो ये खाना है जो भी हमने खाया है उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हमारे कौन हो गए, ट्रीज हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, ये सब एग्जाम्पल हैं खुद का खाना बनाने के। और जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपन उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस हेट्रोटॉपिक बोलते हैं, हेट्रोटॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। अब दोनों के एग्जाम्पल, तो हेट्रोटॉपिक में 3 तरह से आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो भी 3 तरह का होता है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। पहले एट्रोट्रॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गया और कौन हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गए। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर है ना तुम्हारा, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीज के बारे में, एट्रोट्रॉप्स के बारे में बताया गया है। एट्रोट्रॉफिक्स में कौन सा, ग्रीन प्लांट्स के बारे में अपन को देखना है। तो जो ग्रीन प्लांट खाना बनाने की जो प्रोसेस कहलाती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। देख लो फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो इसमें जो फोटो मतलब क्या होता है, लाइट की जो एनर्जी होती है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पारस बोलो मेरे साथ में, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को, जो मतलब कि सूर्य से मिलती है सनलाइट की जो लाइट होती है तो वो लाइट एनर्जी कहलाती है। तो उस लाइट एनर्जी को कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में बदल देती है। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इधर पे फिर से थोड़ा देखो, ऑब्जर्व लाइट एनर्जी क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ऑब्जर्व करता है जो भी क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों पे पाए जाने वाला एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ऑब्जर्व लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है एंड ट्रांसफॉर्म इट मतलब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो बदलने की प्रोसेस कहलाती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो
अभी ए है एक पेड़, क्या है ये एक पेड़ है, तो पानी इधर इसके पास कहाँ से आएगा, तो पानी जो रूट्स हैं इधर से आ जाएगा, तो पानी आ गया। और इधर से सनलाइट आ गई, क्या आ गई, सनलाइट आ गई, सनलाइट आ गई। अब सनलाइट आ गई और पानी आ गया, तो सनलाइट आ गया, पानी आ गया, और ये जो वातावरण है मतलब कि पूरा पूरा एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे होती है CO2। तो CO2 कहाँ पे है, CO2 इधर है, ठीक है, हवा में पूरे में ही है। तो CO2 आ गई एटमॉस्फेयर से, पानी आ गया अंदर से मतलब कि जड़ों से, सो H2O, और सनलाइट आ गई ऊपर से मतलब कि सूरज से। अब क्या चाहिए, ये जो सनलाइट है ये कौन, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेगा, C6H12O6 बनाएगा, यहाँ पे दिया गया है। तो ये था हमारा पेड़, पेड़ के नीचे से क्या मिल रहा था, वाटर मिल रहा था, तो ये वाटर हो गया। इधर से क्या मिल रहा था, एटमॉस्फेयर से CO2 मिल रही थी, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। जो एक क्लोरोफिल होता है ये लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो फिर क्या बनता है, C6H12O6 और O2 जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये रिलीज करते हैं पे, और H2O बन जाता है, ठीक है, जो कि वाष्प के रूप में पानी जो बनता है वो पत्तियों से ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गई प्रोसेस, हमने समझ ली कि ये है क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, और लाइट एनर्जी को वो क्लोरोफिल क्या कर लेता है, कौन करता है, याद रखना हमेशा, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, फिर कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट मतलब तोड़ देता है। और रिडक्शन ऑफ CO2 रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि CO2 में से O हट गया, ठीक है, तो C6H12O6 बन जाएगा। तो ये CO2 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अपन ने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था अपन ने, कि जब किसी का ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो उसको ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किया जाएगा CO2 का टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए। तो ये हो गया, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। अब इसको NCERT से भी देखेंगे, लेकिन अभी एक और चीज़ रह गई है, क्या रह गया, हेट्रोट्रॉफिक कितने तरह के होते हैं, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या हुआ, सेप्रोफाइटिक का मतलब हुआ कि जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लेकिन दूसरे के किस पे डिपेंड करते हैं, डिके और डेड पे, यानी कि किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव पे, या किसी सड़े गले, तो उसको डिके कहते हैं। तो मतलब कि डिके या डेड पे जो डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक होता है पैरासिट्रिक जो वो है ना न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, पैरा मतलब पराए यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, उसको मारते नहीं है, जैसे जुआ है तो जुआ अपन को मारते थोड़ी हैं, लेकिन अपने में रहते हैं। टॉप बॉम्ब हो गए, लाइक हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं, ठीक है। लाइस मीन्स क्या होता है, जू या जुआ, ठीक है। अब होलोजोइक, जैसे अपन जैसे इंसान हैं जो सॉलिड खा रहे हैं, लिक्विड खा रहे हैं, ठीक है, तो सॉलिड अपन जो खाते हैं तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपन सीधा ही अपनी सेल्स के अंदर चला जाए, वो तो बड़ी दिक्कत आई। तो जो होलोजोइक हैं वो दो तरीके से उनका हम देखेंगे। यूनिसेलर जो होता है वो कैसे करता है, तो अमीबा का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि अमीबा जो है ऐसा रहता है, बगल में फूड पार्टिकल कोई भी पड़ा होता है, ऐसे फूड पड़ा है, ये मतलब अमीबा है और उसका न्यूक्लियर है, ठीक है, अमीबा लिखना था यहाँ पे। फिर वो चारों तरफ से उसको क्या कर लेगा, घेर लेगा एक तरीके से, फिर फूड जो वैक्यूल है उसमें वो खाना चला जाएगा, और इस तरीके से वो खाना का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। इसका डायग्राम बुक में अच्छा बना है तो वहाँ से देख लेंगे। मल्टी सेल्यूलर क्या होता है, तो माउथ से लेके अनाज तक, यानी कि खाने से लेके और निकालने तक की जो प्रोसेस है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हमारे जैसे जानवर हो गए, जानवरों में एक सोशल एनिमल अपन भी हैं, यानी कि ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस के बारे में अपन को इधर पे पढ़ना है। तो यहाँ पे अब अच्छे से समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, खाना खाएंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो इधर मुंह में 3 चीज़ों को याद रखना है, ये हैं आपके ऊपर के दांत, ठीक है। तो दांत क्या काम करते हैं, टीथ क्या काम करते हैं, टीथ का काम क्या होता है, पारस, टीथ का काम होता है पारस
ब्रेक एंड क्रशिंग ऑफ फूड को तोड़ने का काम होता है, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर नीचे जो जीभ है वो क्यों बनाई होगी, वो जिसने भी, अगर भगवान या ईश्वर अल्लाह किसी का भी नाम ले लो, लेकिन जिसने भी क्रिएट किया होगा बड़ा ही ध्यान से करा है। तो ये जीभ क्यों बनाई होगी, जीभ बनाई है ताकि जो खाना है उसको, ये जो जीभ है, जीभ यानी टंग, सलाइवा यानी कि जो लार है वो निकले और उससे खाना क्या रहेगा, चिपचिपा, यानी कि बैट, एक तरीका नम रहेगा खाना, और वो पुश करेगा खाने को कि ताकि अंदर तक जाए। वरना जैसे ईंट पत्थर है वो तो अपन को इतना ही कोशिश कर लो अंदर नहीं जा सकता ना, क्यों, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है। सो क्रशिंग कर दिया टीथ ने, और इसने पुश किया नम बना के और वो कर दिया। फिर जो यहाँ पे मुंह होता है ना, इसमें ग्लैंड होती हैं। कौन सी ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है सिल्वरी ग्लैंड। एक ग्लैंड क्या करती है, तो ये दांत थे, दांत का काम तो तुम्हें पता ही है, जीभ का काम भी पता है। ये पूरा माउथ है, माउथ में एक ग्लैंड की बात कर रहे थे, सिलेवरी ग्लैंड। तो वो जो भी हम खाना खाते हैं वो स्टार्च जो भी होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर का वो फॉर्म जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको, जैसे कि खाना को अपन बड़ा खाना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं ना, खाने से रोटी है तो पूरी रोटी तो खा ही लेते हैं, एक टुकड़ा तोड़ते हैं, वो टुकड़ा तोड़ते हैं और उसको वो करते हैं। वैसे ही ये स्टार्च जो है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, यानी कि उसको कठिन से सरल में शुगर में बदल देता है। जो स्टार्च होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स शुगर, और माल्टोज जो होता है वो होता है सिंपल शुगर। तो ये जो मतलब कि प्रोसेस है, इसको कौन करता है, सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड कहाँ होती है, माउथ में। तो यहाँ मुंह में अपन ने तीन चीज़ें बस पढ़ी, दांत पढ़े, जीभ पढ़ी, और यहाँ पे जो ग्लैंड होती है वो पढ़ी। जो टीथ का काम क्या है, तोड़ना, यानी कि ब्रेक करना, खाने को क्रश करना। जीभ का काम क्या है, या टंग का काम क्या है, टंग का काम है उसको वेट यानी कि नम बना के रखना और उसको पुश करना अंदर की तरफ जाने के लिए। माउथ का क्या काम है, माउथ में पाई जाती है सिलेवरी ग्लैंड। ग्लैंड का काम क्या होता है इसका, स्टार्च को किस में बदल रही होती है, माल्टोज में बदल रही होती है। अब यहाँ से इधर तक में एक, ये जो मतलब कि ये जो नली है इसको बोलते हैं एसोफेगस। कोई कोई इसको ओसोफेगस कहता है, बट ईसोफेगस बोला जाता है, ठीक है। तो ओसोफेगस, ईसोफेगस, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है जब हम खाना खाते हैं। तो एक खाना जो है एसोफेगस से जाएगा स्टमक तक, ठीक है। तो कैसे बना लोगे तुम बना लोगे, इधर पे मुंह दांत बना लेना, ठीक है। माउथ तो टीथ हो गए, टंग हो गई, माउथ हो गया, तीनों के काम। इसकी सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करती है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करती है। फिर ये एसोफेगस है, और एक ये जो इसका काम क्या होता है, इसका काम बस ये होता है कि ये खाने को माउथ से कहाँ तक, इधर तक लेके आता है, कहाँ तक, स्टमक तक। अब स्टमक में जो है इधर पे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, यहाँ पे एक ग्लैंड पड़ी थी अपन ने सिलिवरी ग्लैंड, यहाँ पे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो क्या कर रही होती है, गैस्ट्रिक जूस निकाल रही होती है, ताकि जो अपन ने प्रोटीन खाया है अपन की फिर से। अब यहाँ पे थाली बनाते हैं, थाली में ये क्या होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है। रोटियां हैं, रोटियां क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चावल होते हैं, चावल भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दाल खा रहे हैं, तो दाल में क्या है, दाल में है प्रोटीन, और उसमें जो तेल डला हुआ है वो है फैट। बाकी कुछ है मिनरल्स, जैसे नमक वगैरह, तो वो है मिनरल्स। वाटर यानी कि H2O, पानी पिया तुमने, और क्या बचा अब, और सॉल्ट। तो मतलब कि जितने भी मिनरल्स हैं भाई, तो मेनली जो चीज़ टूटती नहीं है वो है कौन कौन सी, ये जो थाल में सब्जी रखी थी ना उसमें जो फैट था, तो फैट कैसे टूटे, तो फैट को तोड़ना है अपन को, प्रोटीन को तोड़ना है अपन को, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हैं तीनों के तीनों। क्योंकि ये अपन की सेल डायरेक्टली वो नहीं कर सकती है। पानी है तो पानी तो वैसे ही यूज हो जाएगा, मिनरल्स हैं तो वो वैसे ही यूज हो जाएंगे। तो अब इन तीनों को तोड़ना होता है। तो ये जो क्या है, किसको तोड़ता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। कौन कौन तोड़ता है प्रोटीन को, ये जो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, किस में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, जो कि जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रही होती है, और वो क्या करती है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है, ठीक है।
और इसके लिए चाहिए होता है कैसा क्यों तोड़ना है, क्यों? क्योंकि वो जितना हार्ड खाना है वो और अंदर तक नहीं जाएगा, वो स्टमक में ही रहेगा तब तक। स्टमक में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है खाने को पचने में, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं जो अपन ने मुंह से तोड़ दी, लेकिन मुंह से तोड़ने के बाद भी वो इतनी इतनी है, वो ऐसी कैसे जाएंगी? तो उनको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए पता है अपन को कि HCl जो होता है एसिड, वो किसी भी चीज़ को क्या कर देता है, सॉल्यूबल बना देता है। तो उसी की वजह से यहाँ पे HCl मीडियम रहता है, ताकि वो क्या किया जा सके, आसानी से हम क्या कर सके, इसको जितना भी खाना जो पहले टूटा नहीं था वो टूट जाए छोटे छोटे से पार्ट्स में। तो यहाँ काम हो गया। लेकिन अब देखो, इधर फिर से मुंह, दांत, जीभ, माउथ, ठीक है, इधर का तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक। अब इधर का भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक ऐसा लीवर पाया जाता है, और जो शराबी होते हैं ना, वो लीवर ही खराब करते हैं। यहाँ पे ऐसी वो पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे पित्त की थैली पाई जाती है, जहाँ पे लीवर में जो भी जो जूस बनाया जा रहा होता है वो इधर पे रहता है, ठीक है। तो ये जो है, तो समझो, यहाँ से समझ रहे थे अपन, तो यहाँ का काम तो हो गया अपना, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक लीवर जैसी संरचना पाई जाती है, मतलब कि एक जो चाबी जैसी संरचना, चाबी नहीं बोलेंगे, ऐसा पाया जाता है एग्जैक्टली कहा जाए तो, ठीक है, लीवर। तो ये जो लीवर है ये बाइल जूस बनाता है। कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस बनाता है। इसको किधर रखता है? इसमें रखता है, जिसको बोलते हैं गैल ब्लैडर। कभी कभी सुना होगा गैल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो गैल ब्लैडर स्टोन निकलवा दो, तो वो फिर यहाँ पे एक मतलब कि चाबी की तरह होती है संरचना, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, यहाँ पे जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो फैट को तोड़ते हैं। अपन ने देखा था ना कि अपन को फैट को तोड़ना पड़ता है, तो फैट को तोड़ने के लिए इसके पास क्या होता है? लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज होता है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। तोड़ने के लिए क्या होता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन, टीन, प्रो ट्रिप्सिन, तो ऐसे थोड़ा सा याद रहेगा। और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए क्या होता है? एमाइलेज, ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज उसको बोलते हैं। तो 3 हो गए। क्या क्या? फैट को कौन तोड़ रहा था? लाइपेज। और प्रोटीन को कौन तोड़ रहा था? ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ठीक है। किसको तोड़ रहा था ये? एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा था, और छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो, तो ये सारे क्या हैं? ये एंजाइम है। सीधा ही सवाल पूछ लेता है कि कौन सा एंजाइम क्या करता है, तो MCQ में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। अभी इस चैप्टर में जो मतलब कि NCERT में देखेंगे वहाँ से बन जाएगा। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में ये खाना जो है वो कहाँ जाएगा? तो ये अपन ने बनाया था इधर, इधर से खाना किसके पास चला जाएगा? यहाँ पे जो है ये स्मॉल इंस्टाइन है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। नाम स्मॉल है लेकिन काम बड़े हैं इसके। और ये फिर बड़ी मतलब कि लार्ज इंस्टाइन में चला जाता है, एंड देन वो बाहर। तो ये जो स्मॉल इंस्टाइन है काम क्या करता है? तो जो इसकी संरचना है, इसकी संरचना में ऐसी कुछ उंगलियां ऐसी होती हैं जो कि ब्लड वेसल की तरह काम करती है। तो इधर वो ऑब्जर्व करता है जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एंड देन उसको आगे भेज देता है। किसके पास में भेजता है? लार्ज इंस्टाइन। वो भी वाटर को ऑब्जर्व करता है एंड उसको अनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसको समझाने के लिए मुझे NCERT की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब NCERT पढ़ाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। इस प्रोसेस के लिए पूरा का पूरा ये NCERT पढ़नी पड़ेगी आपको। मतलब मैंने आपको स्टडी के स्टेप्स करवाए थे, उसमें चैप्टर कैसे कवर करते हैं। तो पहले क्या? पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, मतलब बस ओवर से देख लेना। फिर राइट करना। क्या राइट करना? हेडिंग्स राइट करना। फिर तीसरा था रीडिंग, लेकिन रीडिंग को 5वें स्टेप पे अब रखना है हमें। क्या? पहले एक वीडियो देखना है जो मैं आपको बना के भेज रही हूँ। फिर चौथा क्या करना है? एक्टिव रिकॉल। वीडियो देखने के बाद में वीडियो बंद करो, सारा सब कुछ बंद करो, एक प्लेन पेज लो और लिखो कि कितना समझ। एंड 5वीं है रीडिंग। और रीडिंग ऐसी वाली रीडिंग नहीं, वेरी डिटेल रीडिंग, मीनिंग के साथ में रीडिंग, ठीक है। तो अब चलो, हमने आपको वैसे तो समझा दिया है, लेकिन अब आपकी NCERT बुक के अनुसार आप, क्योंकि आपको ताकि लिखने में दिक्कत ना हो, वो कुछ भी पूछो आपको सब कुछ है। तो ये वैसे तो मैं आपको पढ़ाने वाली थी कि लाइफ प्रोसेस, हाउ डू वी टेल, मतलब एक 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 वर्ड से मैं पढ़ाऊँ,
लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले आप खुद से पढ़ के, और इतना मतलब कि जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, कहाँ तक मैंने पढ़ाया है, यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, जहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ वहाँ तक आप खुद से पढ़ लें, और उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊँ। और ये क्वेश्चंस तो हेटरोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में क्या अंतर है, ठीक है, ये तो आप बता ही देंगे आसानी से। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कहाँ से आता है, तो कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए था, CO2 चाहिए थी, H2O चाहिए था। CO2 कहाँ से आ रही थी, एटमॉस्फेयर से। H2O से आ रहा था जड़ों से, मतलब ज़मीन से, वाटर के द्वारा। सनलाइट सन से आ रही थी। और क्या चाहिए था, क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों पे पाया जाता है। तो ये हो गया। और क्या हो गया, ए व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आर स्टमच। तो अपन को पता है कि ये खाने को पचाने के काम आता है। तो एग्जैक्टली जो मैं इसका आंसर भी करवा दूँगी, लेकिन आपको बेसिक आइडिया तो है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अपन ने एंजाइम्स पढ़े ना कि फैट को कहाँ कौन तोड़ता है, उन सबको ही बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो वो क्या काम करते हैं, तो बस फैट को, लिपिड को और प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, यानी पचाने का काम करते हैं। हाउ इज़ द स्मॉल इंस्टाइन डिजाइंड टू ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करने के लिए स्मॉल इंस्टाइन कैसे काम करता है। तो स्मॉल इंस्टाइन कैसे काम करेगा, यहाँ पे जो चित्र था, इस ये जो वो होता है ना, तो अपन ने खाना का सब हो गया। तो अब इसमें जो इसकी ये जो बनी होती है, इसमें कुछ ऐसे वो पाए जाते हैं उभार से, तो उधर ऑब्जर्व हो जाता है एंड वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू चला जाता है। एंड फिर जो बचता है वो लार्ज इंस्टाइन, मतलब इस वाले इंस्टाइन में चला जाता है, और यहाँ पे भी थोड़ा ऑब्जर्व होता है एंड फिर वो इनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इतना आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, और हो सके तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ अगर आप बुक रीड करके और भेज सको तो बढ़िया रहेगा। बाकी इन क्वेश्चंस के आंसर चैप्टर की जो लास्ट में एक्सरसाइज है, मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो एक्सरसाइज होती है वो तो हम करवाएंगे, और PYQs भी करवाएंगे। इसके साथ में जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ है ना, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो देखो, जैसे क्वेश्चन था कि क्यों, मतलब कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो अपन ने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस में यूनिसेलर और जो हमारे जैसे सेल वाले लोग होते हैं, तो हमारे अंदर क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमारे इतने सारे सिस्टम हों। तो यहाँ पे कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे इंसान हो गए, उनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो पूरी क्यों नहीं कर पाता है डिफ्यूजन का मतलब होता है, जैसे ये अपन का शरीर है, तो जो जितने जैसे दूसरे हैं अमीबा हैं, तो उनकी ऑक्सीजन की नीड तो सीधा एटमॉस्फेयर से पूरी हो जाती है, लेकिन इंसानों की क्यों नहीं हो रही है, ये पूछा जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो हम हैं, हमारी पूरी बॉडी तो है नहीं एटमॉस्फेयर के संपर्क में, जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी। तो इन क्वेश्चंस के सबसे पहले क्वेश्चन और आंसर इधर पे हैं, तो इनको देख लो। So why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like human। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे इंसान, वो उनकी जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होती है। दे हैव स्पेशलाइज सेल और टिश्यू होते हैं उनके पास में अलग अलग काम करने के लिए, और वो अलग अलग काम करते हैं। अनलाइक यूनिसेलर जो है, यूनिसेलर जैसे करते हैं वैसा इधर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा डायरेक्ट, तो इतना पूरा ना भी याद रहे तो ये याद रखना कि मल्टी सेलर आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइड एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहता है मल्टी सेलुलर का हर पार्ट। देयरफॉर डिफ्यूजन कांट, इस वजह से डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इधर है वो ऐसे ऐसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, तो वो कैसे इधर काम नहीं करता। वो इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि हमारी बॉडी डायरेक्टली तो कॉन्टैक्ट में रहती नहीं है एनवायरनमेंट के। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव, कोई जिंदा है या नहीं। तो इसके लिए वॉकिंग, वी थिंक, ग्रोइंग,
ये सारी चीज़ें हो गई। रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें तो आप बता रहे हो। जीवित अजीवित कौन है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, तो ये तो बहुत आसान है। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होता है जो, तो वो बाहर से रॉ मटेरियल के रूप में क्या यूज करता है, तो वो यूज क्या करता है, एक तो ऑक्सीजन और फूड। अब फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, ये है वो है, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। फिर तो ये दोनों तो बाहर से लेते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो शरीर के अंदर ही होता है ना, कि मतलब कि खाना है या वेस्टेज है तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाए, और फिर इसको शरीर से सीधा बाहर निकाल देना एक्सक्रेशन कहलाता है। लेकिन बाहर से रॉ मटेरियल के तौर पे तो अपन दो ही चीज़ें लेते हैं, फूड लेते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन सी एसेंशियल प्रोसेसेस हैं, तो अपन ने पढ़ा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन, तो ये हो गया। फिर अभी अपन ने क्वेश्चंस देखे कि एट्रोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में क्या अंतर है, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, एट्रोट्रॉपिक जो है ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे क्या है, फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज CO2 एंड वाटर, तो CO2 एंड वाटर की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन अपन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं दूसरों पे। प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल नेसेसरी है, तभी वो ग्रीन प्लांट खाना बना पाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपन डिपेंड ही दूसरों पे। फूड इज़ जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम में ही जो है प्लांट्स खाना बना सकते हैं, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती, बिना सनलाइट के काम ही नहीं हो सकता। ये किसी भी टाइम खाना पका सकते हैं, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट ही है। इसके एग्जांपल तो ये तो बहुत आपके लिए बहुत आसान है, आपको पहले से भी आता है। फिर आगे, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, तो मैंने अभी भी बोला था कि CO2 कहाँ से, एटमॉस्फेयर से ले लिया, पानी कहाँ से ले लिया, रूट से ले लिया, तो ये हो गया। फिर आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, स्टमक में उसका क्या काम है, तो ये क्या करता है, HCl प्रेजेंट आर स्टमक डिजॉल्व कर देता है फूड के बड़े बड़े से मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। और तो ये है प्रोटीन को डाइजेस्टिव करने में। और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम है, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, तो पेप्सिन जो है वो स्टमक में ही होता है, जो क्या काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। अब देखो क्वेश्चन घुमा घुमा फिरा फिरा के इधर से ही आना है, बार बार बार, लास्ट में भी क्वेश्चन करवाएंगे, तो जितना भी क्वेश्चन का रहेगा वहाँ पे करवा देंगे, बाकी इतना करके आना। थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो के इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।